नमस्कार, इनसाइड आउट के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज इनसाइड आउट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो भारत की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों को गहराई से छूता है। जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश है। भाषा, धर्म, संस्कृति के साथ यहां समाज निर्माण में जातियों का अहम स्थान है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया। क्या यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है या फिर एक ऐसा रास्ता जो देश को और ज्यादा जातियों में बांट देगा? आज इनसाइड आउट में इससे जुड़े हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। आज इनसाइड आउट में आपको बताएंगे क्या है जातिगत जनगणना, भारत में जनगणना आखिरी बार कब हुई थी, इस बार की जनगणना में क्या नया होगा, भारत में इसकी जरूरत महसूस क्यों की गई, जातिगत जनगणना में कितना समय और संसाधन लगने वाले हैं, क्या जातिगत आंकड़े आने से आरक्षण का समीकरण बदलेगा, क्या जातिगत जनगणना समय की जरूरत है, जनगणना के पीछे क्या राजनीतिक मकसद है, या फिर ऐसे कहें कि जनगणना से वाकई समाज का स्तर सुधारने में क्या मदद मिलने वाली है। जनगणना यानी कि जन जन की गणना, देश में रह रहे लोगों की गिनती होना। जातिगत जनगणना का मतलब जातियों के अनुसार जन को गिनना है, यानी जनगणना है। भारत की अनुमानित जनसंख्या साल 2025 में लगभग 143 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। इस आंकड़े के साथ ही भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी बन चुका है। भारत की शहरी और ग्रामीण आबादी में एक बड़ा अंतर है। जनसंख्या में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। भारत में लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, यानी युवा है। जातिगत जनगणना का मतलब ये होता है कि आप जाति के आधार पर जनगणना करेंगे कि भारत में किस जाति के कितने व्यक्ति रहते हैं और उसकी उपजाति के कितने व्यक्ति रहते हैं, उसके आधार पर जनगणना होगी। बाकी चीजों की जानकारी तो बताई जाएगी कि आपकी उम्र क्या है, आपका लिंग क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, बाकी तमाम तरह की इंफॉर्मेशन सभी से ली जाएगी। जाति जनगणना जैसे हम भारत की बात करते हैं, जहाँ पर हम अलग अलग जातियों की बात करते हैं, तो उसके अंदर जब हम लोग पता करते हैं कि जाति कितनी है, कौन कौन सी जातियां हैं, कितनी संख्या में हैं, उन जातियों में कौन कौन से लोग आते हैं, और उन जातियों से हमें पता चलता है कि संख्या के बाद कि हमें किस प्रकार की उनके लिए योजनाएं बनानी चाहिए, किसको आरक्षण देना चाहिए, किसको आरक्षण नहीं देना चाहिए, आज कौन सी जाति अब पिछड़ी वर्ग में कहलाई जाएगी और कौन सी अब आगे बढ़ चुकी है। भारतीय संविधान की धारा 246 के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो पूरे देश में जनगणना करवा सकती है। इसी काम की जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग निभाता है। और चलिए अब आपको बताते हैं जनगणना के मानक क्या होते हैं, जनगणना किस आधार पर की जाती है। जनगणना एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें देश के हर नागरिक के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी इकट्ठा की जाती है। जनगणना में नाम, उम्र, लिंग, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, आवास की स्थिति कैसी है, यानी आपके पास घर है या नहीं है, और भाषा के बारे में पूछा जाता है। अब बात भारत में जनगणना के इतिहास की करेंगे। सेंसस की हिस्ट्री काफी पुरानी है। नियम के अनुसार भारत में हर 10 साल पर जनगणना का प्रावधान है, लेकिन देश में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी, जिसमें देश की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ बताई गई। 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से सरकार इस ओर काम नहीं कर पाई। 2021 में जनगणना होनी थी, 2011 में आखिरी जनगणना हुई, लेकिन आप जानते हैं कि 2021 में देश में कोविड का था, महामारी का प्रकोप और लॉकडाउन और तमाम चीज़ें थी, तो उस वजह से उस जनगणना को नहीं किया गया। तो वो जनगणना जो 2021 में होनी थी वो अब अगले वर्ष शुरू होगी। भारत में पहली आधुनिक जनगणना 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। 1872 की जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में की गई थी, लेकिन तब यह पूरे देश में एक साथ नहीं हुई थी। 1981 की जनगणना को पहली पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना माना गया।
जिसे लॉर्ड रिपन के समय में आयोजित किया गया था। तब से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। आजाद भारत में भी जनगणना को एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना गया। 1947 के बाद भारत में 1951 में पहली जनगणना हुई। यह आजादी और विभाजन के बाद की पहली जनगणना थी। साथ ही यह भारतीय गणराज्य की भी पहली जनगणना थी, जो 10 फरवरी 1951 को शुरू हुई थी। 1951 की जनगणना 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत की गई। इसी कानून ने पहली बार जनगणना को एक संगठित कानूनी प्रक्रिया बनाया। 1951 में भारत की कुल जनसंख्या थी 36,10,88,090 लोग, यानी लगभग 361 मिलियन, जिनमें पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 1:0.0946, यानी हर 1000 पुरुषों पर करीब 946 महिलाएं थी। 1951 में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं हो पाई थी। 1951 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर सिर्फ 18% थी, यानी हर 100 में से सिर्फ 10 लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। औसत जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 साल थी। खास बात यह कि 1951 की जनगणना में विस्थापितों की गिनती भी हुई, जिसके अनुसार करीब 7.22 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए थे। वहीं लगभग 72.49 लाख हिंदू और सिख पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे। 1951 की जनगणना के तुरंत बाद भारत में पहली बार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी तैयार किया गया। देश में ये नागरिकों की पहली कानूनी सूची तैयार की गई थी, जो आगे चलकर नागरिकता से जुड़े मुद्दे की बुनियाद भी बनी। 1951 के बाद 1961, 1971, 1981, 1991 और 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, जिसे तत्कालीन जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली के नेतृत्व में किया गया। इस जनगणना की प्रक्रिया 1 मई 2010 से शुरू हुई थी और इसे 2 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया। 2011 की इस जनगणना की एक बड़ी खासियत यह थी कि भारत में पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग को भी डाटा का हिस्सा बनाया गया था। बता दें कि यही पहल बाद में आधार कार्ड योजना का आधार भी बनी। 2001 और 2011 के बीच की जनगणना में कई आंकड़े बदले। जैसे इन 10 सालों में जनसंख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। 2001 में जनसंख्या जहां 1 अरब 2 करोड़ थी, तो वहीं 2011 में जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ हो गई, यानी करीब 18 करोड़ की बढ़ोतरी, जिसका मतलब है कि हर साल आबादी में औसतन 1.8 करोड़ लोग बढ़ गए। 2011 की जनगणना के बाद भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना। तब पहले नंबर पर चीन था। 2001 में साक्षरता दर 64.83% थी, जो कि 2011 में बढ़कर 69.3% हुई, यानी अब हर 100 में से 69 लोग पढ़ना लिखना जानते थे। जनगणना क्यों करवाई जाती है, इसके फायदे क्या है, चलिए आपको विस्तार से ये बताने की कोशिश करते हैं। जनगणना के जरिए सरकार को पता चलता है कि देश में कितनी आबादी है, लोग कहां पर रहते हैं, किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं, यानी उनका जीवन स्तर कैसा है, वो कौन कौन सी भाषा बोली बोल सकते हैं, किस स्तर की शिक्षा उनके पास है, उनके रोजगार के क्या साधन है, उनके आय के क्या साधन है। हमारा देश समाजवाद देश कहलाता है, यानी कि हमारे देश के संविधान में समाजवाद वर्ड डला हुआ। समाजवाद का मतलब होता है कि सामाजिक रूप से हम सब बराबर हैं, इक्वल है। तो इक्वल है तो कई बार समाज के कुछ विशेष वर्ग या कुछ विशेष जातियां नीचे रह जाती है, वो विकास नहीं कर पाते क्योंकि उनको अवसर नहीं मिल पाता। तो ऐसी जातियों पर सरकार का विशेष फोकस होता है कि उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए या उनको आरक्षण दिया जाए, ताकि वो जातियां भी ऊपर उठ सके और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो समाज के गरीब वर्ग और अमीर वर्ग में खाई कम हो सके, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी बताई जा रही है।
समय की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल स्टेटस, आज की डेट में हम बोलते हैं कि जो पिछड़े वर्ग के थे उनको कहीं ना कहीं आरक्षण दे के आगे तक पहुंचाया गया है, इक्वालिटी दी गई है। और वहीं कहीं ना कहीं अगर हम बोलें कि अब इकोनॉमिकल स्टेटस की वजह से लोग पीछे भी जाते जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। 2011 के बाद 2021 में होने वाली जनगणना अब होगी, लेकिन इस बार चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि जनगणना जातिगत होने वाली है, यानी कास्ट सेंसस। भारत में आखिरी बार जाति जनगणना कब हुई थी, अब वो आपको बताते हैं। भारत में अंतिम बार पूर्ण जाति आधारित जनगणना 1931 में करवाई गई थी। यह ब्रिटिश शासन के दौरान की गई जनगणना थी, जिसमें देश में मौजूद सभी जातियों की जानकारी शामिल थी। 1931 की जनगणना J.H. हटन के नेतृत्व में हुई थी। हटन एक ब्रिटिश नागरिक और मानव विज्ञानी थे, जिनका पूरा नाम था जॉन हेनरी हटन। हटन 1931 में हुई जनगणना के कमिश्नर भी थे। इस जनगणना में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ओबीसी, दलित समेत कुल 4147 जातियों की गणना की गई थी। सभी जातियों की संख्या और सामाजिक स्थिति का डेटा तैयार किया गया, उसे दर्ज किया गया। इस जनगणना में कुल 4147 जातियों को दर्ज किया गया था। 1931 के ब्रिटिश भारत, जिसमें आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था, उसमें सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की थी। यह आंकड़ा 1.5 करोड़ से ज्यादा का था। 1931 में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी देश में कुल 52% थी। 1951 में जब आजाद भारत की पहली जनगणना हुई, तब तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनगणना में जाति की गिनती बंद करवा दी। सरकार का मानना यह था कि इससे सामाजिक भेदभाव और जातिवाद बढ़ सकता है, इसीलिए इसे रोक दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह रही कि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की गिनती को जारी रखा गया, ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिलता रहे। 1961 में भारत सरकार ने राज्यों को यह अधिकार दिया कि वो अपनी अपनी ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियां बना सकते हैं। सूची तो बनी, लेकिन अब तक पूरे देश की कोई जातिगत जनगणना नहीं की गई। 1951 से लेकर 2011 तक हर 10 साल में जनगणना होती रही है, लेकिन जाति का जिक्र सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए ही किया गया। इन जातियों, खासकर ओबीसी और सामान्य वर्ग के जातीय आंकड़े नहीं लिए गए। सरकारी डेटा के अनुसार साल 2011 में सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना करवाई थी, जिसमें ओबीसी समेत लगभग सभी जातियों के आंकड़े इकट्ठा किए गए, लेकिन ये आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए। डेटा में गड़बड़ी की आशंका, सामाजिक तनाव की संभावना के चलते उन्हें कभी सामने नहीं रखा गया। आपको बता दें कि साल 2010 में यूपीए सरकार थी, जिसका दूसरा कार्यकाल था। इस दौरान समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जैसे दलों ने 2011 की जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने की मांग उठाई थी। यह मांग खासतौर पर उत्तर भारत के उन राजनीतिक दलों की ओर से की गई थी जिनका मुख्य वोट आधार ओबीसी समुदाय था। इस मांग ने यूपीए सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया था। तत्कालीन गृह मंत्रालय की ओर से इस मांग को पूरा करने में कई तरह की खामियों का तर्क दिया गया, लेकिन तमाम दलों की ओर से मांग जारी रही। इस दौरान इन दलों की ओर से महिला आरक्षण विधेयक का विरोध भी शुरू किया गया। मई 2010 में यूपीए सरकार ने इस मुद्दे को प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह को सौंप दिया। सितंबर 2010 में जीओएम ने जाति गणना आयोजित करने का फैसला तो लिया, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई तो कई तरह की गड़बड़ियां सामने आने लगी। 2011 में शुरू हुई जनगणना 2012 के अंत तक पूरी हुई, लेकिन 2013 तक भी आंकड़े तैयार नहीं किए जा सके। साल 2015-2016 में ग्रामीण भारत के लिए SECC के शुरुआती आंकड़े जारी किए गए, लेकिन जाति आधारित आंकड़ों को अंतिम रूप तब भी नहीं दिया जा सका। सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित करने की बात कही, जो कभी बन नहीं सका।
कुछ लोग यहाँ पर मान लो चौधरी लिख रहे हैं, वो जाट हैं, किसी और जगह पर हो सकता है वो दलित हों, किसी और जगह पे वो बैकवर्ड हों, ये ऐसा है। इवन कि शर्मा या जो भी जो सबका हमारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब जातिगत जनगणना होगी तो उसमें ये बात हमेशा कही गई थी कि ये बड़ा जटिल हो जाएगा। इनफैक्ट 2011 में पूरे तौर पर जातिगत जनगणना तो नहीं, लेकिन एक कास्ट बेस्ड सर्वे करने की कोशिश जब यूपीए गवर्नमेंट ने की थी और ये कहा गया कि उसके आंकड़े भी जारी नहीं हो पाए। वो आंकड़े ना जारी होने की एक वजह यही बताई कि वो इतने कॉम्प्लेक्स डाटा था कि उसको एनालाइज करने में उनको समझ नहीं आया। साल 2010-2011 में बीजेपी ने भी जाति जनगणना का समर्थन किया था। लोकसभा में सुषमा स्वराज ने पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि बीजेपी इस मुद्दे पर एकजुट है। बीजेपी की ओर से ओबीसी नेताओं जैसे गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव को इसका नेतृत्व सौंपा गया। हालांकि जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसका रुख बदला दिखा। साल 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि 2021 की जनगणना में ओबीसी आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, लेकिन 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना स्थगित हो गई। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया कि जनगणना में केवल एससी और एसटी आंकड़े ही जुटाए जाएंगे। नवंबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस मुद्दे पर सावधानी पूर्वक विचार के बाद फैसले की बात कही गई थी। कांग्रेस ने हाल ही के कुछ सालों में जाति जनगणना को अपने प्रमुख एजेंडों में शामिल किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर तत्काल जाति जनगणना की मांग की थी। कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में भी इसे जगह दी गई। तब से लेकर अब तक राहुल गांधी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं। इसी वजह से केंद्र की मोदी सरकार की ओर से जातीय जनगणना का जब ऐलान हुआ तो कांग्रेस के नेता श्रेय लेने की होड़ में सबसे आगे नजर आए। ये जनगणना 2026 से शुरू हो जाएगी। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस की सरकार में जिस समय ये मांग उठ रही थी जाति जनगणना की, तो उन्होंने फैसला क्यों नहीं लिया? आज तो उनको लगता है कि ये फैसला बीजेपी एनडीए लेती रही, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला ले लिया, एडवाइजरी जारी हो गई, नोटिफिकेशन जारी हो गया और प्रक्रिया शुरू हो गई आज से, तो उनको लगता है कि अब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, तोते हमारे हाथ से उड़ गए हैं। तो अब केवल देश के पिछड़ों को गुमराह करने के लिए, चाहे जयराम रमेश हो या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, कह रहे हैं कि हमको सतर्क रहना होगा, नहीं जनगणना में आंकड़े छुपाए जा सकते। अरे ये संघीय ढांचा है, वो भी जिम्मेदार पदों पे रहे हैं। आखिर कहीं डीएमके की सरकार है, कहीं कांग्रेस यूपीए की भी राज्यों में सरकार है, कहीं तृणमूल को है, अगर बीजेपी एनडीए के, तो उन कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा ही सेंसस होगा, ट्रांसपेरेंट ढंग से होगा, और इसके बाद भी ये सवाल उठा रहे हैं, तो ये उनकी बौखलाहट है। गृह मंत्रालय की ओर से इसी 16 जून 2025 को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत 2027 में होने वाली जनगणना का नोटिफिकेशन गैजेट जारी कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक साल 2027 में यह जनगणना करवाई जाएगी। जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी, जिसे 1 मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। देश के ज्यादातर राज्यों में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की आधी रात की तारीख को आधार माना जाएगा, लेकिन ठंडे और बर्फबारी वाले इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में यह तारीख 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। खराब मौसम के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में ही जारी हो जाएगा। हालांकि विस्तृत डेटा जारी होने में साल के आखिर तक का इंतजार करना होगा। जनगणना का पहला फेज होगा हाउसिंग सेंसस, जिसमें हर घर की स्थिति, सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, शौचालय का डेटा होगा। इसके अलावा संपत्तियों की जानकारी भी ली जाएगी। दूसरा चरण होगा
पॉपुलेशन सेंसस का, जिसमें हर व्यक्ति से जुड़ी जानकारी जैसे नाम, उम्र, लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा, काम आदि पूछे जाएंगे। इस बार की जनगणना में नया क्या है वो आपको बताते हैं। ये जनगणना डिजिटल तरीके से की जाएगी। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद जानकारी भरने का विकल्प भी मिलेगा। करीब 34 लाख कर्मियों को देश भर में इस काम पर लगाया जाएगा। इस बार जाति, उपजाति, धर्म, ओबीसी जैसी जानकारियां भी रिकॉर्ड की जाएगी। इसके साथ ही परफॉर्मा में एक नया कॉलम भी शामिल होगा। जनगणना का जो काम है उसको हमने पेपर सेंसस से डिजिटल सेंसस की ओर मोड़ने का ये ऐतिहासिक वर्ष। इसलिए इस बार आप सबका काम बहुत कठिन है। अगर ढंग से हम इसको सीख कर करेंगे तो सरल भी है, क्योंकि आज देश में 50% आबादी ऐसी है, एक बार उसके मोबाइल के अंदर आपने ये सॉफ्टवेयर डलवा दिया तो वो खुद भरकर आपको भेज देंगे। आपको वो टीडीएस काम करने की जरूरत नहीं है। इस बार जनगणना में नागरिकों से यह भी पूछा जाएगा कि वो किस जाति से ताल्लुक रखते हैं। अभी तक जनगणना में जाति केवल एससी, एसटी और जनजातियों तक सीमित थी। जनगणना के दौरान हर नागरिक को अपनी जाति की जानकारी देनी होगी। इसके लिए सरकार की ओर से एक डिटेल्ड फॉर्मेट में सभी जातियों को कैटेगराइज किया जाएगा। राज्यों और केंद्र के स्तर पर यह डाटा रिकॉर्ड होगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार, कर्नाटक और उड़ीसा जैसे राज्यों का यह दावा है कि उनकी ओर से राज्य स्तरीय जातिगत सर्वे पहले ही कर लिया गया है। पिछले कुछ सालों से लगातार बिहार में आप जानते हैं नीतीश कुमार ने अपने स्तर पर एक सर्वे करवाया, क्योंकि मैंने कहा कि जनगणना केंद्र सरकार ही करवा सकती है। तकनीकी तौर पे जो हमारे यहाँ जो प्रोविजंस हैं लीगली, वो उसमें केंद्र का अधिकार है। तो राज्य अपने स्तर पर इस तरह की जनगणना जैसे बिहार में उन्होंने कराई तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको हम तकनीकी व्यवहारिक तौर पर आप उसे भले कह लें, लेकिन तकनीकी तौर पे हम उसको जातिगत जनगणना नहीं कर सकते। तो वो लेकिन पहली बार ही इस बार ये फैसला हुआ। जातिगत जनगणना को लेकर दो धड़े हैं, एक वो जो इसके समर्थन में है और दूसरे वो जो इसके विरोध में। समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि अगर समाज जातियों में बटा है, अगर आरक्षण जाति के आधार पर है, तो फिर डेटा भी जातियों के आधार पर ही होना चाहिए। बिना आंकड़ों के नीति बनाना वैसे ही है जैसे आंख बंद कर तीर चलाना। जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा कौन सी जातियां आज भी शिक्षा से वंचित है, किसके पास सबसे कम सरकारी नौकरियां हैं, किस जाति का राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगभग ना के बराबर है और किसके पास बहुत ज्यादा है। और चलिए बात करते हैं उस धड़े की जो कास्ट सेंसस के विरोध में है। जातिगत जनगणना के खिलाफ तर्क देने वालों का यह भी कहना है कि यह देश को बांटने वाला कदम साबित हो सकता है। जाति आधारित पहचान मजबूत होगी, जिससे जातिवाद की राजनीति को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। चुनावों में मुद्दे नहीं होंगे, जातियां ये तय करती दिखेंगी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। डेटा सही होगा कि नहीं, इसके बारे में भी शंका लगातार जाहिर की जा रही है। सरकार इन आंकड़ों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करेगी, ऐसा कहने वाले लोग भी आपको समाज में कम नजर नहीं आएंगे। अगर हम ये कहें कि भाई हमने 70 वर्ष में तो जातिगत जनगणना नहीं की, तो क्या जाति खत्म हो गई? वो तो हुई नहीं। तो अगर एक सच्चाई है हमारे समाज में, अभी भी हमारा समाज जाति के आधार पर बटा हुआ है, तो क्यों ना फिर उस आंकड़ों को भी प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जाए और उसी हिसाब से आगे और योजनाएं बनाई जाएं और इस चीज़ को समझा जाए। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा लगातार इसके पक्ष में कि किसी भी सच्चाई से आंख मूंदने से नहीं होगा। और चलिए बात करेंगे उस मुद्दे की जिस पर जातिगत जनगणना का सबसे ज्यादा असर होगा, यानी राजनीति की। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो या फिर कर्नाटक, जातियों का गणित ही यहां चुनावों की दशा और दिशा तय करता है। ऐसे में जब जातिगत जनगणना के सटीक आंकड़े सामने होंगे तो क्या राजनीतिक दलों को टिकट बंटवारे में नया आधार मिलेगा और क्या आरक्षण की राजनीति में भी नई बहस खड़ी हो सकती है? सवाल वाजिब है, जवाब कास्ट सेंसस के बाद ही सामने आएगा। बहरहाल भारत के बारे में यह कहावत बहुत मशहूर है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बोली।
इसका मतलब है कि भारत में हर कुछ किलोमीटर पर पानी का स्वाद और 4 से 5 किलोमीटर पर भाषा या बोली बदल जाती है। यह भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बताता है, लेकिन इस बोली के साथ ही भारत में जातियों की विविधता है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी दर्शाता है। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार ने अब यह तय किया है कि अगर सामाजिक न्याय और समावेशिता की बात करनी है तो ठोस आंकड़े होना जरूरी है। बहरहाल मकसद अगर हर तबके को उसकी जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी और सम्मान मिलना है तो इसमें कोई बुराई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों पर कह चुके हैं कि हमारा लक्ष्य सभी को साथ लेकर चलना है, किसी को छोड़ना नहीं। हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। यह बात तो साफ है कि जातिगत जनगणना एक जटिल प्रक्रिया होने वाली है। वर्तमान केंद्र सरकार के लिए भी इस प्रक्रिया को आसान बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि जिम्मेदारी हम सबकी भी है। जब ये आंकड़े आएं तो समाज बंटे नहीं बल्कि एकजुट होकर भारत को आगे बढ़ाने का काम करे, क्योंकि सामाजिक न्याय वादों से नहीं आंकड़ों से तय होगा। तभी 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी सिद्ध होगा। जनगणना से जन कल्याण की उम्मीद के साथ इनसाइड आउट में इतना ही। सूर्या समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कर फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, और दिखाएंगे आपको उसका पूरा इनसाइड आउट। नमस्कार।